नमस्ते बच्चों, सुखी डाली हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम पेज नंबर 49 को स्टॉप किया था हमने। मतलब दादाजी बता रहे थे हमारे परिवार के बारे में कि कैसा हमारा परिवार बरगद के पेड़ के समान है, तो उसी पेड़ के जैसा हमें एक साथ मिलजुल कर रहना है। और ये भी बताया था कि बड़प्पन जो है ये बड़प्पन दिखाने की वस्तु नहीं है, वो हमारे व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। अगर मैंने किसी को कहा कि मुझे बड़ा कहो, मुझे महान कहो, तो मैं महान नहीं हो गई। तो मुझे ऐसा व्यवहार करना है जिससे सामने वाले को सच लगे क्या कि मैं महान हूं। मतलब महानता किसी से मनवाई नहीं जा सकती, वो अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। यहाँ तक हमने लास्ट पीरियड में देखा था। और मैंने आपको लास्ट पीरियड में उद्देश्य लिखाया था, नोट डाउन करके वो पढ़कर आने के लिए बोला था, वो आपने पढ़ा होगा, है ना। ओके, अब उपेंद्रनाथ अष्ट जी ने इस एकांकी को सुखी डाली यह शीर्षक दिया है, वो कैसे सार्थक है, प्रूफ कैसे सार्थक सिद्ध करोगे, तो वो मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब अगर आपको ये ज्यादा बड़ा लगता है तो हम इसके लिए फर्स्ट 2 लाइन जो है वो कैंसिल कर देंगे और यहाँ से लिखेंगे इस एकांकी में संयुक्त परिवार है। जो मैंने आपको स्टोरी 2 पॉइंट मैंने आपको बोले थे, परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन एक नया सदस्य आने से थोड़ी सी हलचल मच जाती है। अब ये नया सदस्य कौन है, तो बेला। क्या हलचल मच जाती है, तो उसको यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लगता है। मतलब यहाँ के नौकर उसको अच्छे नहीं लगते, इसके लिए तुरंत रजवानी को कहते कि चल हट, मैं काम करूंगी, क्या तुमको काम भी नहीं आता है। झाड़ू फटकार देने से सफाई नहीं हो जाती, तो घर की बनावट सजावट भी कुछ बात होती है, ऐसा करके वो उसको निकाल देती है। अब उसके बाद हलचल मच जाती है, लेकिन दादाजी जो है वो अपने परिवार से किसी को अलग नहीं होने देते, उसको रोकते हैं। और वे डाल को सूखने नहीं देना चाहते। इसका आशय क्या है कि पेड़ की डाल अलग होकर जैसे सूख जाती है, वैसे परिवार की व्यक्ति परिवार से अलग होकर भी वो सूखी डाली की तरह मुरझा सकती है। और इसलिए कहा एकांकी का जो शीर्षक है वो बिल्कुल सार्थक है, उचित है। ओके, अब हम करेंगे पेज नंबर 50 से। भासी, ये है दादाजी की पोती। दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? लड़ रहे हैं। दादाजी देख रहे और हंस रहे। क्यों पता है आपको? क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो सूखी डाली है वो उगा रहे हैं, उसको पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे हैं, उनको नहीं समझता कि डाल अगर टूट जाती है तो पानी देने से वो नहीं पनपती। इसलिए दादाजी हंसते हैं। ठहरो बासी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। करमचंद जाता है, दादाजी फिर हुक्के की नली मुंह में डाल के लेते। उतने में आता है परेश। आओ बेटा परेश, वो मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे ना, कौन से पता है? जो बेला को धोने के लिए दिए थे, लेकिन बेला ने नहीं धोए थे। तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ, फिर मैं तुमसे बात करूंगी। मैं लज्जित। क्यों? क्योंकि बेला ने कपड़े नहीं धोए थे। नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा। आओ इधर बैठो मेरे पास, आओ आओ बैठो बैठो, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ 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 आओ, इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादाजी करमचंद से कहता है, मुझे करमचंद से अभी पता चला है
कि तुम्हारी बहू को रजाई के अब्रे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे टाऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूँ बेटी, छोटी बहू को बाजार ले जाओ और वह स्वयं अपनी पसंद की चीज ले आएगी। जी, दादाजी कहते हैं, और मैं सोचता था अब बहू आ गई है। कौन बहू? बेला। तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। जी, मैं इसलिए आया था। दादा, हाँ हाँ, कहो कहो, क्यों झिझकते हो? परेश जी कहता है, जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। क्या बात है? कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादाजी को गुस्सा आया? नहीं। दादाजी क्या समझाते हैं, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी कई दिन हुए उसे आए। और फिर बेटा, मन लगता नहीं, लगाया जाता है। अगर उसका मन नहीं लग रहा है तो आपको उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि उसका मन यहाँ लगे। परेश, उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी। किसकी? बेला की। ताने देती थी क्या कि तू उसके हाथ बिक गया है, तो उसे कुछ नहीं समझा था। और उधर वह उन सबसे दुखी है। कहती है सब मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो डैश डैश डैश। परेश दादाजी से कुछ कहना चाहता है। आप मेरी माने तो। हाँ हाँ, कहो। बात यह है कि वह आजादी चाहती है। आजादी, स्वतंत्रता। दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। किसी किसी का ऐसा नेचर होता है कि अगर उन्हें कोई समझाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि हाँ बाबा समझा दो, हम समझ जाएंगे। लेकिन बेला का ऐसा व्यवहार नहीं था, या उसको ऐसा नहीं अच्छा लगता था कि कोई बोले तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो। तो उसको किसी की आलोचना पसंद नहीं थी। वे समझती है वह छोटी बहू है, इसीलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती है। ये बात भी तो सच है। परेश जी दादाजी को समझा रहे हैं। वो क्या समझती है कि वो छोटी है वो घर में, इसीलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती है। बड़ों ने अगर छोटों से कुछ कह दिया, कुछ हुक्म दे दिया, तो वो अपना कर्तव्य है उसे पूरा करना। दादा सिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है, अलग वो रहना चाहती है, जहां उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहां वह स्वेच्छा पूर्वक अपना जीवन बिता सके। स्वेच्छा पूर्वक, आजादी से, किसी की रोक टोक नहीं, किसी का हस्तक्षेप नहीं। ये करो, ये मत करो, पढ़ाई करो, मत करो, काम करो, मत करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे जगह पर बेला को रहना है। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बना नहीं रहूंगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दे, ऐसा करने से उसकी निराशा, उसकी दुखी सब निकल जाएगी। दादाजी सोच में पड़ जाते थोड़ा। यो तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय नहीं है।
कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। मतलब तुम जो चाहते हो कि अगर हम अलग रहेंगे तो इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, ये उसका सरल उपाय नहीं है मेरा बच्चा। वैसे वह पड़ा भी बेकार है। कौन? मकान। अभी मैं उससे किसी तरह का काम भी लेने का इरादा नहीं रखता, पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी वह असंभव है। मैं जब तक जीवित हूँ इस घर से कोई सदस्य अलग नहीं होगा, ऐसा दादाजी समझाते। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ, क्या कि मेरा परिवार कितना सुखी है, जैसे एक पेड़ फिर उसकी शाखाएं, फिर उसके पत्ते, फिर उसके ऊपर फूल फल, मतलब वैसे मेरा ही परिवार, फिर इस परिवार की सारी बहुएं, फिर उनके बच्चे, वाह क्या परिवार है, एकदम खुश। ऐसा परिवार मेरे आंखों के सामने आता है। लेकिन एक वक्त और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती है, जो मैं इतना अच्छा सोचता हूँ, और पता नहीं अचानक से ऐसा लगता है कि इतना मस्त फूल, इतना मस्त पेड़ खिला है और उसमें से एक कली टूट गई। इतना परिवार मिलजुल कर रहता है, प्यार से रहता है, और एक सदस्य उसमें से अलग हो जाए। नहीं बेटा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। मैं तो सिर्फ इस कल्पना से सिर उठता हूँ, इस कल्पना से मैं डर जाता हूँ। ना बेटा ना, मेरे जीते जी यह सब न होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ इस घर से कोई सदस्य अलग नहीं होगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस नहीं होगा। मेरे समझाने के बाद मुझे विश्वास है कि मेरे समझाने के बाद कोई भी तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार, अपमान कुछ नहीं करेगा। कोई उसका समय नष्ट नहीं करेगा। वो पढ़ना चाहती है 100% वो पढ़ेगी। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग कर देंगे? नहीं नहीं, अगर वो पढ़ना लिखना चाहती है तो पढ़ने दो, काम बाकी करेंगे, या वो भी बाद में करेगी पढ़ाई लिखाई के बाद। तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता का मन में स्थान न दो। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव नहीं करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। उसके मैके में जो उसे आदर मिलता था, जो सम्मान मिलता था, जो अपनापन मिलता था, वो सारा उसे यही मिलेगा। अब हमेशा परेश तो उनकी आज्ञा का पालन करता ही है। इसके लिए उन्होंने कहा, दादाजी जैसा आप उचित समझो। हाँ, और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। बाकी घर के सदस्यों से उसका मन दुखता है वो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारे कोई भी बात से उसका मन नहीं दुखना चाहिए या उसका अपमान नहीं होना चाहिए। परेश चलने को होता है कि जी दादाजी मैं चलता हूँ। हाँ, और तुम उसे साथ ले जाना। कहा? नगर में सब चीजें खरीद लाओ, शेष की चिंता तुम मत करो। मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। किस लिए? कि इस घर में उसको उसके मम्मी के घर के जैसा आदर सत्कार मिले, जैसे आपकी इच्छा। चला जाता है। दादाजी को हुक्का पीने की आदत है। चला जाता है। दादा फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं, हुक्के के कश लंबे हैं,
जो इस बात के साक्षी है कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। हुक्के के कश जो है वो लंबे लंबे खींच रहे हैं, मतलब वो कुछ सोच रहे हैं उसके साथ। दादा जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया हो, जैसे अपना दीपदान एकांकी है, जब शामली पन्ना धाय को बोलने के लिए आती है कि धायमा धायमा उदय सिंह की जान खतरे में है, आपको कुछ करना पड़ेगा, तो पन्ना धाय क्या करती है? किस पर विश्वास करती है पन्ना धाय? माता भवानी के ऊपर। फिर वो आंखें मूंद के माता भवानी को याद करती है। माता भवानी उनको कॉल देती है। पता है क्या देती है? सामने से उसी समय किरत बारी आता है। अब ये किरत बारी उदय सिंह को बचाने का काम कर सकता है, ऐसा आइडिया या ऐसी शक्ति माता भवानी देती है। और अचानक से जैसे यहाँ पर उन्हें कुछ याद आ गया, रजवा रजवा, फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। रजवा नहीं आती, शायद उसने सुना नहीं होगा इसलिए वो नहीं आती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, रजवा नहीं आती, फिर आवाज देते हैं रजवा रजवा। अब सुनाई दी आवाज, इसलिए दूर से ही जी आई, अभी आई, भागती हुई सी प्रवेश करती है। दादाजी रजवा को ये संदेश देते हैं कि छोटी बहू के अतिरिक्त आप सबको मेरे कमरे में भेज दो। अतिरिक्त मतलब अलावा। छोटी बहू कौन है इधर? बेला। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजवा जाने लगती है और कुछ याद आ जाता है दादाजी को, और दादाजी कहते हैं और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। रजवा कहते हैं जी जी, मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कस लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। प्राणी मतलब एनिमल क्या? नहीं, कुटुंब के मेंबर, कुटुंब के सदस्य। फिर रजवा जो है, रजवा उनके बैठने के लिए नीचे चटाई डाल देती है ताकि वो उस पर बैठ सके। अब दादाजी कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए दादाजी ने हुक्का पीना छोड़ दिया और कहा इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं कि सब मेंबर आए या नहीं। रजवा स्नानागृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। इंदु क्यों नहीं आई? क्योंकि इंदु कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच में निरंतर आता रहता है, मतलब कंटिन्यू आवाज आता है कि कोई तो कपड़े धो रहा है, और सहसा बंद हो जाता है। अचानक वो आवाज बंद हो जाती है। फिर इंदु बाहर से जी आई आ जाती है अंदर। मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी, इसलिए नहीं आ पाई। दादाजी एक कश खींचकर, बैठो बेटा, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। अभिप्राय, एक कुछ खास सूचना, विशेष सूचना। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता, क्योंकि परेश ने कहा, परेश ने दादाजी से कहा कि बेला का मन यहाँ नहीं लगता, उसे यहाँ कोई भी अपना नहीं लगता। बेला को ऐसे लगता है कि जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। तो ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मतलब दादाजी कहना क्या चाहते हैं कि ऐसा हुआ ही कैसे? नया सदस्य था, उस नया सदस्य के साथ आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए था कि उसका मन यहाँ लगता, वो शिकायत ही नहीं करती। और जब मैंने ये सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ। इंदु कुछ कहने वाली थी दादाजी, लेकिन दादाजी ने इंदु को रोक दिया और कहा, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर तो दुख हुआ क्या कि छोटी बहू का यहाँ मन नहीं लगता। दोष उसका नहीं है। अगर कोई कोई होते तो कहते कि उसका ही दोष है, उसको एडजस्ट करने नहीं आता है क्या? लेकिन दादाजी ने बाकी सारे सदस्य को कहा कि दोष उसका नहीं है, हमारा है। क्यों?
वह एक बड़े घर की बेटी है। दादा मूलराज का मध्यम वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास परिवार है, और ये बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है। तो विचारों में थोड़ा बहुत फर्क तो ऑब्वियसली होता है। सबसे आदर पाती है, किसी को आदर नहीं दिया उसने, सबसे उनको आदर मिलता था, और राज करती आई है क्योंकि बड़े घर की बेटी, ऐशो आराम का लाइफ जो जी कर आई है। और यहाँ क्या हुआ पता है, यहाँ वह केवल छोटी बहू है, घर में सबसे छोटी। फिर क्या करना पड़ता है उसे, यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है, क्योंकि छोटी है। बड़ी बहू जरा ये करो, बड़ी बहू जरा वो करो, जरा ये लाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। उसकी जो सोच है, वो जो करना चाहती है, वो दब गया है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे यह बात पसंद नहीं। कौन सी? कि वो दब कर रहे। फिर वो सारे मेंबर्स को समझाते हैं, बेटा बड़ा वास्तव में कोई उम्र या दर्जे से नहीं होता। मतलब जिसकी एज बहुत ज्यादा है या जिसका ओहदा बहुत बड़ा है वो बड़ा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो फिर बड़ा तो बुद्धि से होता है मनुष्य, जिसके पास बुद्धि वो बड़ा, ऐसा दादाजी कहते हैं। योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, उम्र में तो हमसे सबसे छोटी है, लेकिन बुद्धि में हम सबसे बड़ी है। छोटी बहू उम्र में न सही, अकल से हम सबसे निश्चय ही बड़ी है, 100%। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। वो पढ़ाई लिखाई करना चाहती है तो उन्हें पढ़ाई लिखाई करने दो। मेरी इच्छा है, इच्छा क्या आएगा पर्यायवाची? अभिलाषा, चाह। मेरी इच्छा है उसे यहाँ वही सब आदर मिले, आदर, सम्मान, सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था, अपने मायके प्राप्त था। अपने मायके में उसे जो आदर था, उसका जो ऐशो आराम का लाइफ था, वो उसे यहाँ मिले। सब उसका कहना माने, बस कुछ ही दिनों के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो छोटे होने के बावजूद भी सब उसका कहना माने। उससे परामर्श ले, सलाह ले, एडवाइस ले कि क्या करना है। और मैं प्रसन्न हूंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो। कोई बात नहीं ना, वो पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, जिस वजह से उसे टाइम नहीं मिलता। तो हम इतने मेंबर है ना घर के, क्यों ना हम आपस में काम बांट ले, ताकि उसको पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिले और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। अगर ऐसा आपने किया तो वो क्या अनुभव करेगी? उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आई है। क्या अनुभव होगा उसे कि ये उसका अपना ही घर है, यहाँ सारे अपने हैं, कोई पराया है ही नहीं। ऐसा आप वातावरण घर में निर्माण करो। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम बताए क्या है, अगर परिवार कुटुंब है तो हम क्या है? हम इस सब की डालियां है। और पता है आपको, डालियों से ही तो पेड़ है। अगर पेड़ पर डालियां नहीं है, खाली एक स्टेम खड़ा है, तो हम उसको पेड़ नहीं कहेंगे। बहुत बड़ा महल है, लेकिन महल में सदस्य नहीं है, या जो है वो मिलजुल कर नहीं रहते, तो उस महल को हम महल नहीं कहेंगे। मतलब जैसे जो पेड़ है उसकी डालियां महत्वपूर्ण है, वैसे घर के सारे सदस्य महत्वपूर्ण है। डालियां छोटी हो चाहे बड़ी हो, सदस्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब उसकी छाया को बढ़ाती है।
सारे सदस्य घर की शोभा को बढ़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा हमारा परिवार, तो इस पेड़ से मैं नहीं चाहता कि डाली टूट जाए। मैं नहीं चाहता कि इस परिवार से कोई सदस्य अलग हो जाए। एक बार अगर डाली टूट जाए, लाख पानी देने पर भी वह नहीं पनपती। वैसे अगर कोई सदस्य घर से अलग हो जाता है तो वो भी सूखी डाली की तरह मुरझा सकता है। इसीलिए तो कहानी का शीर्षक सार्थक है। तुम सदैव मेरा कहना मानते आए हो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। यदि मैंने सुन लिया, अभी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, फिर भी इसके बाद अगर मैंने सुना कि किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो अंडरलाइन, इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम जा सकते हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब इसके बाद मुझे कोई शिकायत नहीं आएगी, और जिससे भी शिकायत आएगी उससे मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। घर का कोई सदस्य दादाजी से रिश्ता नाता तोड़ना नहीं चाहेगा। इतना वो दादाजी का आदर करते हैं। अब तुम जा सकते हो, ऐसा सबको कहा। सब धीरे धीरे जाने लगते। जो धीरे धीरे प्राणी आए थे वो सारे प्राणी जाने लगते। इंदु बेटा और मंजली बहू, तुम जरा बैठो। दोनों को विशेष करके बैठाते हैं। दोनों के अतिरिक्त शेष सब चले जाते हैं। दोनों के अलावा बाकी सारे प्राणी सदस्य चले जाते हैं। अब देखो क्या समझा रहे हैं। मंजली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो जो उसे सहन कर सकते हैं। समझे? मंजली बहू छोटी बहू को हंसती है, तो दादाजी क्या कहते हैं कि अगर उसे अच्छा नहीं लगता तो तुम हंसो मत। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना नहीं बनाना चाहिए जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए, हिस्सा ना बन जाए। कहने का मतलब कि बेला जो है वो अभी तक घर का हिस्सा नहीं बनी है, कुछ ही दिनों से तो आई है, और घर का हिस्सा बनने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती है, अंडरलाइन करो, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उसे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान प्राप्त करना। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ, क्योंकि बाकी से उसकी समस्या है ही नहीं। शिकायत इंदु से और मंजली बहू से ही ज्यादा है। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फले फूले, मतलब सारे सदस्य एक साथ हंसते खेलते रहे, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे। हवा आती है तो जैसे वो पेड़ हिलते हैं, लगता है कि बड़े खुश है। वैसे इस घर के सदस्य भी साथ साथ सुखी रहे। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। समझे कुछ? विटप मतलब पेड़। कहने का मतलब अगर पेड़ से कोई डाली अलग हो जाती है तो ये विचार जब मेरे मन में आता है तो मैं डर जाता हूँ। किसके साथ कंपैरिजन है ये? पेड़ कुटुंब, डालियां सदस्य। मतलब पेड़ से डाल अलग होना मतलब परिवार से सदस्य अलग होना। और सिर्फ कल्पना, सोचो अलग होना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ कल्पना मुझे सिहरा देती है। डर जाते हैं दादाजी, इसलिए वो सबको समझाते हैं कि हम साथ साथ रहे। फिर दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं।
हम अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं और आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।